की बारी तीसरी पारी। जी हां, भारत के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहा हो प्रधानमंत्री पद की। नरेंद्र मोदी आज शाम को 7:15 के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मौका होगा। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि आज की जनरेशन में ऐसा होता हुआ एक लंबे अरसे से किसी ने नहीं देखा। एक ऐसा वक्फा था, एक ऐसा वक्त था जब हमने गठबंधन सरकारों का 90 के दशक में एक ऐसा वक्त देखा जब कब सरकारें आती थी कब चली जाती थी पता ही नहीं चलता। उसके बाद में कुछ समय ऐसा बीता, नए कहना चाहिए सहस्त्राब्दी के आगमन के बाद, जब सरकारें स्थिर होने लगीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए तो सबसे ज़्यादा स्थिर एक लंबे वक्त के बाद में सरकार वो लेकर के आए। 2019 में उससे ज़्यादा स्थिर और ताकतवर, लेकिन 2024 आते आते वो जो ताकत 2019 और 14 में उनके पास थी वो कम ज़रूर हुई, लेकिन सरकार फिर भी मोदी की ही है। बीजेपी लेड एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार शपथ लेंगे। आज सुबह से बड़ा व्यस्त कार्यक्रम उनका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे आज सुबह राजघाट और जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए वो उनकी स्मारक पर पहुंचे और फिर वो शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद में हाई टी का एक आयोजन होता है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के वो नेता जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, वो सारे के सारे वहां दिखाई दिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग ऐसी वर्किंग रही है जहां सबको हमेशा चौंकाया जाता है। अभी भी इस बात के कयास है कि जो लोग चाय पी रहे थे वो किसी मंत्रालय में बैठकर चाय पी पाएंगे या नहीं, ये तय नहीं है, क्योंकि ये बात तभी तय होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शपथ लेंगे और फिर उसके बाद में कौन कौन शपथ लेता है ये तब स्पष्ट होगा। हालांकि राजस्थान के ताल्लुक में अगर बात करते हैं तो 4 ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चारों के चारों आज सुबह चाय पीते दिखाई दिए। पहला नाम अर्जुन राम मेघवाल का है, जो एक बार फिर से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। बीकानेर से तीसरी बार जीते हैं, इस बार कम मार्जिन से, लेकिन मेघवाल वोट बैंक को कैटर करते हैं और संसद में अपनी अच्छी प्रेजेंस और प्रभाव मोदी की नज़रों में रखते भी हैं, तो वो रिपीट हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से आते हैं और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फेस नाम है मारवाड़ में, उनका एक बार फिर से मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने तो धन्यवाद भी दे दिया। तीसरा जो नाम है वो है भागीरथ चौधरी का। हालांकि दूसरी बार के सांसद हैं, लेकिन अकेले क्योंकि राजस्थान से जाट नेता हैं जो संसद पहुंचने में कामयाब हुए हैं बीजेपी की तरफ से, इसीलिए उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब ये मंत्री परिषद में होंगे, मंत्रिमंडल में होंगे, ये एक अलग विषय है। और चौथा नाम भूपेंद्र यादव का है। सीनियरिटी के हिसाब से राजस्थान के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। यादव वोट बैंक को कैटर करते हैं और अलवर से इस बार लोकसभा में चुन करके पहुंचे हैं और वो भी आज सुबह हाई टी में मौजूद थे, तो उनका भी नाम माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच बीजेपी से सुमित श्रीमाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। श्रीमाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। प्रकाश भंडारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, जाना माना नाम और दशकों से राजनीति को पढ़ने भी वाले और पढ़ाने भी वाले, हमारे साथ रहेंगे। प्रकाश सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। बहुत लंबा अरसा बीता जब मैं कहता हूँ कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, एक लंबे वक्त से ऐसा किसी ने होते हुए देखा नहीं, और ये आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन है, कम से कम लोकतंत्र के लिहाज से। कोई चाहे न चाहे वो अलग बात होती है, कई लोगों का राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन घटनाएं अपने आप में इसी क्रम में और इसी तरीके से देखी जाती हैं। भंडारी साहब, देखिए, जवाहरलाल जी के बाद जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। इस बीच जो है, मतलब देखिए, एक वो 1952 के अंदर जब शपथ ली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1947 में,
तो देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब जब मोदी जी नेहरू परिवार को, विशेषकर जवाहरलाल जी को निशाना बनाकर उनको कश्मीर के मामले में और कई मामलों में जब घसीटते हैं और उनको उनकी आलोचना करते हैं, तो हमें को तो बुरा लगता है। उसका कारण ये है कि जवाहरलाल जी के जो का जीवन जो रहा है, जितना समर्पित रहा है कि जवाहरलाल जी जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। अच्छा। और मोदी जी उसमें शामिल नहीं थे। वो पैदा ही नहीं हुए थे साहब, कैसे हो सकते थे? तो कोई क्या कहे। हाँ, तो उनकी उनका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा नजर आता है। लेकिन एक आप सामान्य स्थिति देखिए कि किन स्थितियों के अंदर, किन स्थितियों में जवाहरलाल जी ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने उस ज़माने में इस देश को की राजनीति, मतलब उसमें जगजीवन राम भी होंगे और भी लोग शामिल थे, आचार्य कृपया जी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे। उन सारी स्थितियों के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। और आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू, जिसकी पढ़ाई लिखाई, स्कूली पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई, और फिर कॉलेज की पढ़ाई वहाँ हुई, उसके बाद बैरिस्ट्री भी वहाँ से करी, उसके बाद भारत लौटे। तो वो तो आराम का जीवन जी सकते थे। लेकिन उस स्थितियों में जो कहाँ इंग्लैंड में बड़ा आदमी, एक युवक, एक बालक, और जो युवक बना, युवक उठ के भारत आया, तो लेकिन उस सबको छोड़ करके। प्रकाश जी, मैं इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ। हर व्यक्ति की एक अलग जर्नी होती है। अब कोई व्यक्ति आज़ादी से पहले पैदा नहीं हो, वो आज़ादी के आंदोलन में लड़ेगा कैसे? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिक से कहते हैं प्रकाश जी कि अगर वो उसके बाद में हुए तो उनकी अपनी जर्नी। अच्छा, यादव जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिष्ठा जी, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत करता हूँ प्रतिष्ठा जी का। कांग्रेस की आज प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है। आज आप जितना प्रतिष्ठा जी चाहें उतना सवाल पूछ सकती हैं, उठा सकती हैं। अब आप विपक्ष में हैं और मजबूत विपक्ष की भूमिका में। बहुत स्वागत प्रतिष्ठा जी आपका। हमारे साथ मेरे सहयोगी अजमेर से भी जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी बीकानेर से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुमित श्रीमाल जी आपके पास में आ रहा हूं। आज राजस्थान के ताल्लुक में अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उस लिहाज से राजस्थान को देने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। एक राजस्थान बीजेपी से आने वाले नेता के तौर पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या क्या मिलने वाला है राजस्थान को, और क्या अंदर की खबर है आपके पास? कितने मंत्री? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आपके श्रोताओं के माध्यम से निवेदन मैं कर रहा हूं कि ऐसा ऐतिहासिक दिन जो 1962 के बाद पहली बार आया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र एक ऐसी शख्सियत हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये देश का सौभाग्य है कि जो कर्तव्य पथ पर माँ भारती का सपूत जो लगातार देश की सेवा में लगा हुआ है और लगातार देश को उन नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार देश के हित में आप देखिए लगातार वो फैसले ले रहे हैं जो 10 वर्षों में उन्होंने लिए। और आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, वे बिल्कुल पूरे राज्य के सभी सेक्रेटरियों के साथ में और सभी बड़े उच्चाधिकारियों के साथ में बैठे और आगामी 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया कि हम आगे 5 सालों के लिए किस प्रकार से राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे और देश के हित में कार्य करेंगे। जैसा अभी हमारे सम्मानित आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए जो बात कह रहे थे, तो मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, लेकिन देश आजाद होने के बाद वे 1950 में उनका जन्म हुआ मोदी जी का, और आप देखिए कि तमाम ऐतिहासिक फैसले, चाहे वो जम्मू कश्मीर धारा 370 को लेकर के हो, 3 तलाक को लेकर के हो, राम मंदिर को लेकर के हो, इस प्रकार देश के तमाम बड़े मुद्दे जो देश के हित में थे उन्होंने लिए। पिछले 10 वर्ष में आप देखिए ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में ये स्वर्णिम काल रहा। अगर ये चाहते, नेहरू जी चाहते, इंदिरा जी चाहती और राजीव गांधी जी चाहते, बिल्कुल जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 लगी हुई थी, एक निशान एक विधान जो था वो हटा सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसी चेष्टा नहीं करी, कभी उनके मन में था ही नहीं कि एक विधान और एक निशान इस राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र में हो। आप दूसरी बात देखिए नकारात्मक इनकी कि लगातार ये दूसरे राष्ट्रों के सामने कांग्रेस लगातार घुटने टेकती रही। आप देखिए चीन की स्थिति, इन्होंने घुटने टेके और कई सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन इन्होंने चीन को समर्पित कर दी। लेकिन आज परिवर्तन आ चुका है और परिवर्तन देश की जनता के सामने है। और जैसा आप राजस्थान की आज बता रहे हैं बात, बिल्कुल निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एनडीए गठबंधन तीसरी बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कौन कौन सरकार लग रहा है चलाने के लिए राजस्थान से? तैयार है। और राजस्थान में लगभग बिल्कुल मैं समझता हूं, जितनी मेरी जानकारी में है, 3-4 लगभग बिल्कुल मंत्री परिषद में बिल्कुल शामिल होंगे। जैसा भी आपने एक लेटर दिखा दिया, गजेंद्र सिंह जी हैं। जैसा सुबह आपने बताया कि चाय पर चर्चा में जो हमारे राजस्थान के नेता शामिल हुए, सीनियरिटी के हिसाब से भी देखें तो भूपेंद्र जी भी हो गए, आप देखिए कि अर्जुन राम मेघवाल जी भी हो गए, और भागीरथ चौधरी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी। लेकिन ऐसा निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसा आपने बताया कि हमेशा जो फैसले होते हैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो हमेशा चौंकाने वाले होते हैं और सकारात्मक होते हैं। और इस सकारात्मकता ये जो फैसला है जी, ये जो फैसला लिया जाना, ये प्रधानमंत्री का स्वयं का विवेक है जी। उनको अपनी कैबिनेट बनानी है, इसमें उनको किसी से सलाह मशवरा अगर वो करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये उनका खुद का विवेक होता है, ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। लेकिन इस बार उनको कई लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उन्हें बिहार भी देखना पड़ेगा, उन्हें आंध्र प्रदेश भी देखना पड़ेगा, कई लोग यूपी से हैं जो उन्हें देखने पड़ेंगे, इधर उधर से बहुत सारे महाराष्ट्र में भी हैं जिनको देखना पड़ेगा, काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। और वो देखते दिखाते हमें 7:15 के बाद क्या दिखता है ये हमें देखना है। लेकिन फिलहाल मैं प्रतिष्ठा जी की तरफ देख रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी, आप क्या देख रही हैं? शाम होते होते राजस्थान को कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज लड़ने का दिन तो है नहीं, आज तो एक्सपेक्टेशन का दिन है, क्या मिल जाए, जो मिल जाए वो अच्छा है ना। प्रतिष्ठा जी की आवाज नहीं मिल पा रही। नहीं प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करता हूं, मैं अपने सहयोगियों से कहता हूं वो शायद आपको अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक आ पाए। प्रतिष्ठा जी एक बार कोशिश कीजिए, एक बार अगर आपकी आवाज आ रही है। नहीं आ रही है अभी। प्रतिष्ठा जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपके यहां से शायद वो माइक म्यूट है। इससे पहले अगर रवि हो हमारे पास बीकानेर से, अगर रवि मिल पा रहे हो तो मैं रवि के पास जाने की कोशिश करता हूँ। रवि अगर आप तक आवाज आ रही हो, मैं रवि विश्नोई बीकानेर से आपके पास में आ रहा हूं। कैसे है रवि? आज राहुल खिला हुआ सा दिन लग रहा है बीकानेर का, और मैं कह रहा हूं ये तो तीसरी बार खिल रहा है आपके यहाँ का दिन। एक व्यक्ति साइकिल पर चलते हुए, मुझे वो दिन याद है जब संसद में जाता था, वो आज तीसरी बार हो सकता है मंत्री पद की शपथ ले। देखिए, उससे पहले राहुल जी, आपने जैसा कि पहले भूपेंद्र से बात करते वक्त कहा कि भागदौड़ वाले आगामी 5 साल फिर से शुरू हो जाएंगे। मंत्री हमारे सांसद जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो यहाँ बन रहे हैं। परंतु ये तय है, देखिए, एक हमें अपॉर्चुनिटी भी एक पत्रकार के रूप में मिलती है कि अगर आपके यहाँ से सांसद मंत्री बन रहे हैं और वो भी केंद्र सरकार में, तो आपको पत्रकारिता करने के लिए भी बहुत सी चीजें जो है धरातल पर मिल जाती है। निश्चित रूप से अर्जुन राम मेघवाल साइकिल चलाकर लोकसभा पहुंचे थे और लगातार पहुंचते ही जा रहे हैं। चौथी बार वो भारतीय जनता पार्टी का परचम बीकानेर संसदीय क्षेत्र में लहरा चुके हैं और इस बार उनकी जीत बमुश्किल हो पाई है। परंतु ये तय है कि वो मोदी जी के बेहद करीबी हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार में भी जो अपनी प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया, उस पर भी मोदी का अर्जुन लिखा हुआ रहता था। तमाम तरह के उनके फोन कॉल्स जब आते थे, लोगों से, मतदाताओं से वो वोट देने की अपील करते थे, तो कहीं न कहीं मोदी जी को पृष्ठभूमि में वो हमेशा रखना चाहते थे। और यही वजह है कि देखिए वो खासम खास बने हुए हैं। वो 3 बार मंत्री, देखिए सांसद चौथी बार बन रहे हैं और मंत्री तीसरी बार बनेंगे। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री तक का कार्यभार संभाला हुआ है। वो गंगा नदी के मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह से अगर पिछला देखा जाए तो राज्य मंत्री होते हुए कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, एक अहम जिम्मेवारी समूचे देश में उनको जो है वो मोदी जी के मंत्री के रूप में मिली हुई थी। एक बार फिर उनका नाम चर्चाओं में है। सुबह से ही बीकानेर के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और गुलदस्ता भेंट करके मुंह मीठा करवाने गुलदस्ते की बात मत कीजिए रवि। कल कुछ ऐसे गुलदस्ते देखे ना, कल बड़े गुलदस्ता देखने में मजा आया रवि। कल एक गुलदस्ता था, परसों बड़ा घूम रहा था वो, एक गुलदस्ता इधर से चलता उधर से पहुंचता। अब कौन सा गुलदस्ता किसके पास कैसे पहुंच जाए, मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूं वो कईयों ने देखी होगी, शायद भूपेंद्र ने देखी इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति है जिनके बारे में बहुत बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी के लिए कह रहे हैं कि इस बार भागीरथ चौधरी इन चुनावों में किस्मत के घोड़े पर सवार थे और जहां से वो चुनाव लड़े वहां से उनको विधानसभा चुनाव में तो हार मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत मिल गई। और शायद यही वजह है कि, और जीत भी ऐसी परिस्थितियों में मिली, राजस्थान से इकलौते जाट नेता वो बचे जिनको अब मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में शामिल होते हुए हम देखेंगे।
क्या एक्सपेक्टेड था? क्या मैं आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक्सपेक्टेड था क्या आप लोगों को कि भागीरथ चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, या फिर उनका राजनीतिक कद अचानक से इतना बढ़ सकता है? जी राहुल, देखो मैं आपको बता दूं कि भागीरथ चौधरी दूसरी बार आपके सांसद का चुनाव जीते हैं। इससे पहले यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहता है, और इस बार जब लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा, और उतारने के बाद जो नतीजा है, उन नतीजों में एक मात्र भागीरथ चौधरी ऐसे हैं जो वरिष्ठ और जाट जो समुदाय वहां से आते हैं, और वो जीते। तो कहीं ना कहीं एक किस्मत उनके लिए बोला जा सकता है, और पहली बार उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद दिया जाएगा। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के वार्ड नंबर 16 में खड़ा हूं, जहां पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और महिलाएं साथ में मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। जी भैया बताइए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अजमेर के जो सांसद है भागीरथ चौधरी, उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद मिल सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे को लेकर? आप जोर से बोलेगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। अजमेर से हमारे सांसद भागीरथ चौधरी जी ने 3,29,991 वोटों से रामचंद्र चौधरी जी को हराया। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। अभी उनको कैबिनेट मंत्री की जगह शायद उनका नाम आ रहा है, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। देखिए राहुल, कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर खुशी भी है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी माता जी बताइए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को इस बार वापस से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, अजमेर के जो सांसद भागीरथ चौधरी कहीं ना कहीं उनको भी मंत्री पद मिलने की संभावना, क्या कैसी खुशी है आप लोगों में, क्या कहना चाहिए? हमें तो बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि मोदी जी को तीसरी बार, क्या हम तो चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहे। हम तो कभी नकारेंगे नहीं। 500 सालों तक अयोध्या मंदिर में इंतजार कर रहे थे राम जी की मूर्ति का, आज उनके करीब उनके प्रयासों से ही हमें ये दर्शन करने को जो दुर्लभ काम था उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया। और हम ये चाहते हैं कि श्री भागीरथ चौधरी जी को ही मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अजमेर में बहुत अच्छे प्रयास किए। और हमें तो बहुत अच्छी खुशी है कि उनके ही पद चिन्हों पे चल के भागीरथ चौधरी जी आगे तक ही जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। देखिए कुछ वरिष्ठ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक मिनट जी बताइए। जी जी, बाकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी, हमें बहुत बहुत खुशी है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही भागीरथ जी सांसद हैं, और वो अभी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो जरूरी हमारे अजमेर का विकास होगा, और हम ये शुभकामना करते हैं कि वो हमारे अजमेर का अधिक से अधिक विकास करें। ठीक है, देखिए राहुल, उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। अगर चाय पर चर्चा के लिए भागीरथ चौधरी पहुंचते हैं तो उसके बाद में उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रास्ता प्रामाणिकता की तरफ जाता है कि हो सकता है आज शाम को 7:15 बजे के बाद में भागीरथ चौधरी हमें दिखाई दें राष्ट्रपति भवन के बाहर, और आज शपथ लेकर के उनका राजनीतिक कद और बढ़ जाए। कहते हैं वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद किसी ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि भागीरथ चौधरी के जीवन में ये क्षण भी इतनी जल्दी आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी तक अगर आवाज जा रही हो तो मैं एक बार कोशिश करता हूं प्रतिष्ठा जी से बात करने की। प्रतिष्ठा जी, आप सुन पा रही हैं? प्रतिष्ठा जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ताकि उसको ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज हम तक आ पाए। आपकी आवाज हम तक नहीं है। प्रकाश भंडारी जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सब लोग सब कहते हैं, लेकिन प्रकाश जी, भागीरथ चौधरी के मुतालिक ये बड़ी मजेदार इक्वेशन बन जाती है। बड़ी बुरी तरीके से ये विधानसभा चुनाव हारे। ऐसा माना जा रहा था कि अगर जीतते तो शायद राज्य की विधानसभा में एक बहुत बड़े ओहदे में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते, कैबिनेट में बहुत पावरफुल पोजीशन पे होते। लेकिन भागीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव किशनगढ़ से हार गए, और सिर्फ हारे नहीं, बहुत बुरी तरीके से हारे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव का वक्त आता है तो वो लोकसभा जीतते हैं, और लोकसभा जीतने के बाद वो एक ऐसी पोजीशन में आते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां से वो केंद्रीय मंत्री बनने के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं। बस बाल बराबर फासला है, और वो भी फासला इसलिए क्योंकि वो अकेले जाट नेता हैं जो यहाँ से जीत करके राजस्थान से गए हैं। तो आपको लगता है ये भाग्योदय अचानक से होता है अब लोगों को, या नेताओं को ज्योतिष में और ज्योतिष विज्ञान में, ग्रह गोचर में भरोसा करना चाहिए? प्रकाश जी, देखिए, अजमेर की सीट से जब पिछली बार चुने गए थे भागीरथ चौधरी, तो उन्हें गांव के बहुत अच्छे वोट मिले थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत अच्छा वोट
लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो उनके सामने जो कांग्रेस के वो भी चौधरी थे, और सामने आए तो उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की जो चुनौती मिलेगी उनसे वो इतनी मजबूत होगी कि वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है कि राजनीतिक स्थिति विधानसभा के चुनाव में कुछ और थी, और ये मैं एक भाग्य कहिए कि इस ऐसी विधानसभा में इतना खराब प्रदर्शन के बावजूद भी बीजेपी का जो आलाकमान है उन्होंने इस बात की मतलब कहीं ना कहीं समझाइश रही होगी, कहीं ना कहीं भागीरथ चौधरी जी ने अपनी दलील पेश की गई कि सब मैं वापस अच्छा कैंडिडेट बन सकता हूँ। विधानसभा का चुनाव हार गया तो क्या हुआ, मैं लोकसभा का चुनाव जीत सकता हूँ। उन्होंने अपनी गणित बताई होगी, सब कुछ किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जहाँ से समझ शुरू हुई और जहाँ से समझा जाना जरूरी समझा गया, उसके बीच के बाद उसमें दूरियाँ बहुत कम हो गई थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि भागीरथ जी को टिकट मिल गया, और टिकट मिला तो उसके बाद फिर की जो स्थिति है वो जीते भी, और अच्छी तरह से जीते। और उसके बाद जो अब स्थितियाँ बनी हैं कि देखिए अधिकांश राजस्थान के अधिकांश जाट बहुल क्षेत्र में कांग्रेस को समर्थन मिला, और शेखावाटी में तो बिल्कुल ही नहीं मिला। जो तीन सीटें थी तीनों कांग्रेस ने जीती। तो ऐसी स्थिति के अंदर भागीरथ चौधरी का अजमेर से जीतना उनके लिए भाग्योदय साबित हुआ। और आज अब जो अगर वो शपथ लेते हैं जिसकी पूरी संभावना है, तो ये बस समझिए कि वो कुछ तो मेरा ये कहना कुछ मेहनत देती है, कुछ ईश्वर भी देता है। ये वही जो राम विरच राखा। प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और अब प्रतिष्ठा जी को आवाज जानी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। प्रतिष्ठा जी सुन पा रही हैं आप? जी प्रतिष्ठा जी, कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं आप राजस्थान से, कितने मंत्री हो सकते हैं, और आपकी क्या मांग है, कितने होने चाहिए? ना प्रतिष्ठा जी की आवाज फिर से नहीं आ पा रही। आज ऐसा हुआ क्यों? खैर मोदी का देखिए, मैं आपको फिर से कह दूं, इसमें किसी राजनीतिक दल की कोई गलती नहीं है। अभी हो सकता है कोई टाइमिंग का इशू हो। प्रतिष्ठा जी से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन प्रतिष्ठा जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। कहीं कोई प्रतिष्ठा जी इससे कोई जोड़ करके नहीं देख ले कि मोदी जी ने कुछ ऐसा करा दिया कि जैसे ईवीएम में कराते थे वैसे अब आवाज नहीं आ पा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रतिष्ठा जी को सुनने की, पर सुन ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। चलिए मैं रवि आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ में। मारवाड़ को और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान को बहुत सारे मंत्री देखने की आदत थी। मैं अभी यही बोल रहा था भूपेंद्र से बात करते हुए कि आप देखिए बीकानेर से सांसद होते थे वो मंत्री होते थे, बाड़मेर से सांसद होते थे वो मंत्री होते थे, जोधपुर से सांसद होते थे वो मंत्री होते थे, एक बार तो पाली और नागौर से भी सांसद होते थे वो भी मंत्री होते थे। यानी मंत्री 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 चारों तरफ मंत्री होते थे इस पश्चिमी राजस्थान थार के इलाके से। इस बार इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 तक सीमित है, और दोनों के दोनों हैवीवेट्स हैं, एक गजेंद्र सिंह और दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल। अब इन्हीं को वो बीड़ा उठा करके चलना पड़ेगा, और खास तौर पर कास्ट इक्वेशन में ये वो दोनों नेता हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने आप को फंसा हुआ पाया। चाहे एससी वोट हो, चाहे राजपूत वोट हो, इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी फंसी हुई थी। तो अब ये दोनों के दोनों झंडा बरदार दिखाई देंगे आने वाले 5 साल। निश्चित रूप से देखिए, इन चुनावों से एन वक्त पहले तक कहीं न कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि जाट नाराज हो गए। राहुल कसवा की टिकट चूरू से कटी तो उसका असर समूचे प्रदेश के जाटों पर पड़ा, और एक ऐसा माहौल बना कि जाट जो है भाजपा के साथ नहीं है, उसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना भी पड़ा। इस वजह से जाट जो है भगीरथ चौधरी उनका नंबर आ रहा है, क्योंकि वो जीत कर आए हैं। इसी तरह से देखिए, आपने खुद ने कह दिया कि मारवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां से इग्नोरेंस अगर कोई जीता हुआ है तो उसकी
इग्नोरेंस नहीं हो सकती, राजनीति में वो अपने आप में केंद्र में बना रहता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, मेरी सुबह एक भाजपा के नेता से बातचीत चल रही थी, मैंने उनसे ऐसे हंसी मजाक में कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री नहीं बनेंगे, तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़े और शर्त लगाने के लिए तैयार हो गए कि आप शर्त लगा लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत तो मंत्री होंगे ही होंगे। तो निश्चित रूप से भूपेंद्र भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, आज सुबह मेरी बात हुई थी कि नहीं हमारे तो बनेंगे ही बनेंगे। तो उसके पीछे कारण जाट, देखिए हमारे तो बनेंगे ही बनेंगे। अब वो होता ही है कि राजपूत इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं, और इसी तरह से दलित अर्जुन राम मेघवाल। हालांकि हमें ऐसा लग रहा था कि अर्जुन राम मेघवाल इस बार जीते, देखिए मोदी जी की वजह से ही हैं। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से 2 में मात्र बीकानेर शहर और बीकानेर पूर्व, यहां से ही अर्जुन राम मेघवाल आगे रहे हैं, बाकी सभी जगह से वो पिछड़ गए। देहात इलाकों में कहीं भी जो है वो गोविंद राम मेघवाल को नहीं पछाड़ पाए। तो अपनी जीत के पीछे मोदी जी का ही हाथ मानते हैं। अर्जुन के मोदी के अर्जुन, इस तरह से उनका जो प्रचार प्रसार था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कास्ट इक्वेशंस राजस्थान में, इससे ऊपर भला कौन होगा? जाट आगे, राजपूत आगे, दलित आगे, इन तीनों को एक एक सीट पे दिया जा रहा है। और चौथा नाम तो हालांकि हम सुन रहे हैं राहुल जी, भूपेंद्र यादव का भी नाम सुन ही रहे हैं। तो उस हिसाब से समूची कास्ट का इक्वेशंस जो है समीकरण साधने का काम इस मोदी मंत्रिमंडल में होने जा रहा है। इस बार ऐसी उम्मीद नहीं थी, भाजपा 240 से नीचे रह गई, सहयोगी दलों के दबाव की बातें भी आ रही थी। फिर भी मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में अगर आधी सीटें भी बीजेपी ने जीत ली है तो इतने 4-4 मंत्री, हैवीवेट मंत्री आना अपने आप में काफी संतोषजनक बात है। और अर्जुन राम मेघवाल तो इस बार प्रमोशन पाकर कैबिनेट में जाने वाले हैं। ये कहीं न कहीं दलितों के लिए या मेघवाल समुदाय जिससे वो आते हैं उसके लिए भी राहत भरी खबर है। तो निश्चित रूप से समूचे मामले को, कास्ट इक्वेशंस को, क्षेत्रवाद को, उसको तमाम बातों को साधने का प्रयास मोदी मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिल सकता है। राहुल जी, आप जो अभी राजस्थान के मुतालिक बात कर रहे हैं, प्रकाश भंडारी साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। आप मानते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग था कि एक तो 14 MP हों, बस ज़्यादा देने के लिए इसलिए नहीं हो क्योंकि कुल मिलाकर के प्रकाश जी जो MPs की संख्या है वो पूरे भारत में कम है, सहयोगी दलों का दबाव है, आपके पास देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। राजस्थान से आप निकालने की कोशिश करते हैं, फिर पिक एंड चूज होता है प्रकाश जी, किस किस को दें किसको नहीं दें। उस बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होती है, एक मेघवाल बड़ा नेता, एक राजपूत बड़ा नेता, एक यादव बड़ा नेता, एक जाट नेता, जिसको उभारने की और बनाने की कोशिश हो। हालांकि अभी भागीरथ चौधरी उस मुकाम पर नहीं है, उस स्टेज पर नहीं है कि आप इन तीनों बड़े नेताओं से भागीरथ चौधरी को कंपेयर कर पाएं, लेकिन भागीरथ चौधरी को भी बड़ा बनाने की एक कोशिश अगले 5 साल में हो सकती है। आप देखते बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर ये 4 भी मिल जाएं राजस्थान को मंत्री पद, तो हमें संतोष रखना चाहिए। देखिए बड़ी अजीब सी बात है, मतलब आज इतने साल हो गए आज़ादी के, हमारे यहाँ आज भी टिकट बढ़ते हैं, विभिन्न पार्टियाँ जो टिकट बांटती हैं, भाजपा जो बड़ी बड़ी जो है वो तो बातें करती है, कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और अन्य दल भी, मतलब इसमें TMC भी शामिल है, थोड़ा और कम्युनिस्टों को आप कह सकते हैं। बाकी सारी पार्टियाँ जो है जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जब टिकट की बात आती है तो वहाँ पर जाति समीकरण कैसा है इसकी बात सोचने लगती है। वहाँ पर कौन से जाति के ज़्यादा लोग हैं, किनको दिया जाए, किस जाति का टिकट दिया जाए, किस जाति जो है प्रभाव देखा जाता है। तो ये जब आप वहाँ से जब चुन के ही ऐसे आते हैं, जातिगत आधार पर आपके जो उम्मीदवार वहाँ से चुन के आते हैं और वही पहुँचते हैं संसद या विधानसभा के अंदर, तो आपका चयन उसी में से करना है, आपको चयन उसी में से करना है। तो क्वालिटी कहाँ है, आपको क्वालिटी मिलेगी? आप देखिए कि आप जिस क्षेत्र से अब आए, जैसे आपने कह दिया कि सब ऐसा है कि आप झुंझुनू की बात करें, सीकर की बात करें और या चूरू की बात करें, तो कोई गैर जाट की वो तो वहाँ सोच ही नहीं सकता कि पढ़ा लिखा कोई आदमी गैर जाट हो, कोई बढ़िया डॉक्टर हो, कोई बढ़िया इंजीनियर हो, कोई साहित्यकार हो, कोई कथाकार हो, कोई पंडित हो, कोई ज्ञानी हो, कोई कवि हो, कोई जर्नलिस्ट हो, तो पत्रकार हो सकता है। वो बड़ा विवाद तो ऐसा है कि इन सबको बात कोई देखा जाए तो मैंने देखा है दक्षिण के अंदर ये बातें इतनी नहीं, वहाँ है, वहाँ पर नाम्बियार का है, वहाँ पर जो है कुछ तमिलनाडु में है,
केरल में बहुत कम है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में लिंगायत और इसका है वोक्कलिगा का है। आंध्र में रेड्डियों की भी कई शाखा प्रशाखा है। वो कम से कम एक की 15 शाखा है। उनकी रामी रेड्डी है, कोई लेकिन प्रकाश जी, मैं इसको थोड़ा सा और खोलता हूँ डिबेट को, ये कहते हुए साहब कि क्या फिर ये तो सच्चाई है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसको इतनी हिस्सेदारी, ये सच्चाई है। अब कोई इस पे टेस्ट करके देख ले, कोई लड़ा के देख ले, कोई कोशिश करके देख ले। मैं तो कह रहा हूँ बाड़मेर जैसलमेर से कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, किसी तीसरे चौथे को लड़ाने की, होता क्या, ये तो सच्चाई है साहब। देखिए आपको लड़ाना ही उनमें से ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ जसवंत सिंह जी ने लड़के देख लिया, उनसे बड़ा वहां से नेता कौन थे, वो भी नहीं जीत पाए। जाति तो सच्चाई हो गई यहाँ की, उसको कोई बदल नहीं सकता सर। नहीं, वो एक ही बार जीत पाए और दोबारा नहीं जीत पाए। उसका कारण देखिए, वो अच्छे सांसद थे, अच्छे से पढ़े लिखे थे और सब कुछ था, लेकिन क्या उन्हें एक जनता ने एक बार परखा और उनको खरा पाया, उन्हें दिल्ली भेजा। और उसके बाद ये स्थिति, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी बिल्कुल फुटबॉल बन गए। कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, और आजकल तो पता है देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये पार्टियों को एक लेना चाहिए, कुछ स्टैंड लेना चाहिए। वैसा हमें कि देखिए टीएमसी के अंदर बात बताऊँ, ये बंगाल में भी थोड़ा सा है। बंगाल में ये है कि आप सांस्कृतिक क्षेत्र से अगर आते हैं, फिल्मों की से आते हैं, कथाकार हैं, कलाकार हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कितना लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, वो देख करके उसमें किया। आप देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से आए और आसनसोल जो है बिहार और बंगाल के सीमा पर है, वहाँ से खड़े हुए और टीएमसी के कैंडिडेट होकर जीत गए। कीर्ति आजाद जो है, ठीक है, एक नाम और आ गया है। मैं एक बार फटाफट से अब बंगाल का जिक्र करते इस बार जी, आप तो आपका गला थक जाएगा बताते बताते। ज्योति आप थोड़ा सा आराम कीजिए। बिल्कुल राहुल, लिस्ट बहुत सारी लंबी, लिस्ट बहुत सारी एक नाम और आया है, देखिए एक नाम और है, राम मोहन नायडू। ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि साहब मैंने चंद्रबाबू नायडू का आशीर्वाद ले लिया है। ये टीडीपी के कोटे से हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए आज दिखाई देंगे। ये मेरे देखना बड़ा दिलचस्प होगा, टीडीपी के कोटे से कितने आते हैं और कितने फिर जेडीयू के कोटे से आते हैं। अभी जो शुरुआत में दिख रहे थे 2-2 हो सकते हैं, बाद में जब विस्तार हो तब देखे, लेकिन जिस तरह से नाम बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा हो सकता है कि एक ही बार में काम खत्म करने की कोशिश हो। ये बड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस बार कठिन हो जाएगा। प्रकाश जी अगर इस पर बात करें, मैं सुमित श्रीमाल जी आपके पास में आ रहा हूँ। नहीं, आप अगर देखें तो देखिए इस जो शपथ लेने वाले हैं उनमें कम से कम समझता हूँ मैंने देखा 5 से 6 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ 5 है, 5 मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री जब होते हैं तो अपने क्षेत्र का तो उन्हें ज्ञान होता है, मतलब एक प्रशासनिक दक्षता उनमें होती है। वो ये है कि सब जिस राज्य से वो आते हैं वहाँ उन्होंने राज चलाना सीखा होता है और उनका जो अपना अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वाली जानकारी भी है। मैं अपने साथियों से कहूँगा एक बार वो प्लेट दिखाने की कोशिश करें ताकि दर्शक उससे जुड़ पाएं। ये देखिएगा आपके सामने हम लाने की कोशिश करते हैं कौन कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। उसके अंदर शिवराज सिंह चौहान का नाम है जो शपथ ले सकते हैं, और दूसरा मांझी है, हाँ जीतन राम मांझी हैं, वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरे कर्नाटक से शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं एसडी कुमारस्वामी, और एसडी कुमारस्वामी रवि ने मुझे बिल्कुल करेक्ट कर दिया। सोनोवाल है, हाँ, और एक सर्वानंद सोनोवाल हैं जो आसाम से आते हैं। बहुत सारे नेता हैं, हाँ मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से। कुल मिलाकर 5 हैं, 5 हैं जो आज शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। 5 पूर्व मुख्यमंत्री। रवि को इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। रवि 5 पूर्व मुख्यमंत्री अगर शपथ लेते, मैं तो समझता हूं फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको कैबिनेट में एडजस्ट कैसे करें। ये तो मुझे लगता है बड़ी सरदर्दी का काम होगा, किसे क्या दें और किसे क्या नहीं दें। पहली बार ऐसा मेरी समझ में पहली बार है कि किसी भी मुख्यमंत्री किसी भी केंद्र की कैबिनेट में 5 पूर्व मुख्यमंत्री बैठे। पहला मौका है। रवि को जोड़ रहा है, प्रबंधन के हिसाब से बहुत बेहतर
प्रशासनिक प्रबंधन के हिसाब से बहुत बेहतर होने वाला है। और इस बार मोदी सरकार जो तीसरे रूप में सामने आ रही है, जिसको पूर्ण बहुमत नहीं है भाजपा को, उसके लिए भी अति आवश्यक हो जाता है कि वहां प्रशासनिक प्रबंधन जो है वो बहुत बेहतर हो। अब देखिए शिवराज सिंह आ रहे हैं तो वो कितने रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। उनको मुख्यमंत्री पद से उस वक्त दोबारा उनको नहीं बनाया गया जब मध्य प्रदेश में बीजेपी बम्पर सीटें जीत कर आती है। कहीं न कहीं उन्होंने बगावत नहीं की, कहीं न कहीं उन्होंने इन चीजों से जो है अपने आप को दूर रखा और कितना सारा आशीर्वाद उन्होंने जनता का पाया कि वो 8 लाख के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर उन्होंने उप तक नहीं की, 1 साल पहले उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, उनको रोहतक से चुनाव लड़वाया और वो एमपी बनकर वापस जो है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। एसडी कुमारस्वामी को आप देख लीजिए, कितनी गहरी राजनीति उन्होंने वहां पर की थी। पिछली बार कांग्रेस से भी उनका तालमेल था, अशोक गहलोत खुद वहां गए हुए थे जब वो पर्यवेक्षक थे। परंतु आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 से 6 अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस बार मोदी गवर्नमेंट में मंत्री बनने जा रहे हैं तो मुझे एक बात को लेकर दिक्कत हो जाती है, बड़ा दिक्कत हो जाती है। और आप राजनाथ सिंह को भूल गए। हाँ, राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह को नाम भूल गया था, 6 कुल मिला के राजनाथ सिंह भी हैं। रवि एक बात आपको बताएं कि 6 तो मुख्यमंत्री अंदर होंगे और 2 मुख्यमंत्री बाहर। एक पटना से आएगा, एक जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी से। तो आप देखिए कि 6 तो अंदर बैठे और दो जो है इस बार मुझे तो इस बात में लगाम खींचेंगे बाहर से। जो है कौन सा मंत्रालय मिलेगा? अरे मंदिर होने वाला तो बहुत बड़ा सरदर्द है। अब आप देखिए 6 पूर्व मुख्यमंत्री हों जिनमें से एक तो कोर कैबिनेट में हों, जैसे बोलते हैं कि जो स्मॉल काउंसिल होती है उसके अंदर राजनाथ सिंह हैं। अब बाकी के लोगों को किस तरह से आप एडजस्ट करने वाले हैं वो बहुत कठिन हो जाता है पोर्टफोलियोज के लिहाज से। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं किसी का कद कम होता हुआ दिखाई नहीं दे, ये भी एक चिंता की वजह। बहुत जल्दी भूपेंद्र कुछ जोड़ रहे हैं। भूपेंद्र हाँ राहुल एक बड़ा सवाल मैं ये जो है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्या अश्वनी वैष्णव को जगह मिलेगी। जोधपुर से आते हैं, हालांकि जो है राज्यसभा सांसद है, राजस्थान के कोटे से नहीं है, लेकिन मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले हैं। हाँ। यानी पश्चिमी राजस्थान को एक और बड़ा नेता जो है अश्वनी वैष्णव के रूप में जो है पिछली बार सरकार में मंत्री पद पर थे, इस बार मंत्री पद उन्हें मिलता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या पहले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में उन्हें पद मिलेगा या सेकंड राउंड होगा जिसमें कुछ और मंत्री शामिल किए जाएंगे, उसमें उन्हें जोड़ा जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या अश्वनी वैष्णव को जो है मोदी सरकार में एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं? ठीक, हाँ बिल्कुल बड़ी बात है। ओडिशा से आते हैं और ओडिशा से राज्यसभा में हैं बीजेपी के कोटे से। और